स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल न्यू CI पर। मैं रजत रस्तोगी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इतिहास की कड़ी में हम लोग आज दूसरा लेक्चर करते हैं। कल हमने पहला लेक्चर किया था और उससे पहली क्लास हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन की थी। कल हमने इतिहास के बारे में जाना था और कल हमने इतिहास का विभाजन, इतिहास के विभाजन के दृष्टिकोण क्या क्या होने चाहिए, और फिर हमने जाना था जेम्स मिल के बाद हमने जाना राष्ट्रवादी के बाद जाना हमने मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बाद हमने जाना आधुनिक संशोधनकारी इतिहासकारों की उपज, और फिर हमने उसके बाद जाना हमारा अतीत हमारे अतीत। कल की क्लास में एक छोटी सी बात, एक वीडियो देखकर हमारे दर्शकों ने एक कमेंट किया और मुझसे पूछा कि शिवाजी की जाति निम्न थी कि उच्च जाति के थे या क्षत्रिय वर्ग के थे। तो उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो ज्यादातर किताबों में जिसमें मैंने देखा, जिसमें मैंने पढ़ा, और अपने श्री 1008 अपने गुरु जो है हमारे श्री 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 आदरणीय मणिकांत जी, उन्होंने भी, उनसे भी हमें जो पता चला, जो जानकारी मिली, तो शिवाजी की जाति को निम्न जाति बताया गया। उसके लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी है, चूंकि इतिहास है, प्रमाणिकता इतिहासकार के थ्रू पता चलती है, किताबों के थ्रू पता चलती है। हम लोग उस कालखंड में नहीं थे, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप लोग कोई इस बारे में कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट शोभनीय है, वंदनीय है हमारे लिए, लेकिन मैं उस चीज को डिबेट के मुद्दे पर नहीं लेकर आऊंगा। आज हम उसी कड़ी में, उसी विषय को उसी संदर्भ में आगे बढ़ाते हुए आज अगली कड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। और कल मैंने आपको छोड़ा था हम ही हैं, और क्लीन ऑल कर देते हैं, श्री गणेश करते हैं। चलिए, आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो मेरी अप्रोच होगी वो मेंस अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच है, सोचने की अप्रोच है। इतिहास को पढ़ने का नजरिया बदलना है। फैक्ट तो ऑटोमेटिक मेरी स्लाइड में तुम्हें मिलेंगे। एसएससी वनडे एग्जाम के सारे फैक्ट में यहां करा दूंगा। एक स्लाइड में यहां चलाऊंगा, उस स्लाइड के थ्रू सारे एमसीक्यू पैटर्न पर वनडे एग्जाम के क्वेश्चन में सारे यहां ले आऊंगा। लेकिन जो मेरा दृष्टिकोण है वो मेंस को लेकर है, मेरा जो दृष्टिकोण है वो लिखने को लेकर है, सोचने को लेकर है, सोचने का नजरिया बदलना है इतिहास को लेकर। तो इसी कड़ी में हम लोग ने कल पढ़ा था आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे हमने जो पढ़े वो 4 खंड हमने पढ़े थे। कल हमने एक छोटी सी स्लाइड बनाई थी, मैं एक बार पुनः बना दे रहा हूं। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स बनाया करो, मेरी वीडियो को रिपीट करके देखा करो। कोई भी पॉइंट लगे, कोई भी तथ्य आपको पढ़ते वक्त लगे, आप कमेंट बॉक्स में आइए और मुझसे पूछिए। तृतीय के बाद आप आ जाओ चतुर्थ खंड में। मैं हर प्रकार से आपकी सुविधा के लिए ही यहाँ मौजूद हूँ। आप लोग कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। नहीं भी जानकारी होगी तो पढ़ के या कहीं से समझ के बताऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपने वे को एक कॉन्सेप्चुअली तरीके से चलेंगे, उसमें हम लोग कोई कोताही नहीं बरतेंगे। प्रथम खंड में हम लोग सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था वो हम पढ़ रहे थे 18वीं सदी का इतिहास। 18वीं सदी के इतिहास में हम लोग पूर्वार्ध को दृष्टिपात कर रहे थे। पूर्वार्ध का मतलब हमने कल बताया 1700 से लेकर 1750 तक का ये पूर्वार्ध है 18वीं सदी का। क्या हुआ था भाई इस कालखंड में? सोचो जरा, दिमाग पर जोर दो, क्या हुआ था इस कालखंड में? इस कालखंड में मेरे बच्चों मुगल साम्राज्य पतन की तरफ जा रहा था। छोटे छोटे नए क्षेत्रीय राज्य पनप रहे थे। सोचिए आप, इस कालखंड में क्या हो रहा था? मुगल राज्य का, मुगल साम्राज्य का पतन या ये विघटन की ओर जा रहा था। बताया था हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उत्तर मुगल काल में जो शासक थे वो आए और उन्होंने अपना मुगल सत्ता को संभाले रखा। केवल नाम मात्र की औपचारिकता थी, क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता पनप रही थी, उधर मराठे शक्ति बहुत ज्यादा दक्षिण में पनप रही थी। हम आपको बताएंगे कि मुगलों के पतन का विकल्प मराठा क्यों नहीं बन पाए। तो मेरे हर क्वेश्चन में आपको क्यों, क्या, ऐसे सवाल आपको बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर करेंगे, जहां आप तथ्यों को ना याद करके एक एनालिटिकल अप्रोच, एक सोचने का नजरिया बदलेंगे।
तो 18वीं सदी के इतिहास में हम लोग सबसे पहले जानते हैं 1700 से 1750 का पूर्वार्ध, मुगल राज्य का पतन। मुगल राज्य के पतन के बाद में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रीय राज्यों का उदय। छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उदय होंगे, हैदराबाद, अवध, बंगाल, कर्नाटक, क्षेत्रीय राज्य का उदय हो रहा है। कुछ राज्य मराठा की परिधि, कुछ राज्य मुगल साम्राज्य की परिधि में है और कुछ राज्य मुगल साम्राज्य की परिधि के बाहर हैं और कुछ नव स्थापित राज्य जन्म ले रहे हैं। फिर हम द्वितीय कालखंड में पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। हमारी ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को हम लोग इसी स्लाइड के एक एक कालखंड को पढ़ते चलेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उपनिवेशवाद क्या है? द्वितीय स्लाइड में उपनिवेशवाद, द्वितीय खंड में उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। मूलतः क्या है? एक आर्थिक संबंध। जब एक देश दूसरे देश पर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उसके संसाधनों का दोहन करता है तो उपनिवेशवाद का जन्म होता है। एक बार मेंस में क्वेश्चन आ गया कि उपनिवेशवाद की जड़ें, उपनिवेशवाद का जो मूल है, अगर उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते हो तो उपनिवेशवाद बेसिकली, उपनिवेशवाद की जो जड़ें हैं वो उपनिवेश की या उपनिवेशवाद का बीज उपनिवेशवाद की जड़ों में ही है। ये मेंस का क्वेश्चन है। उपनिवेशवाद का जो बीज है वो उपनिवेशवाद की जड़ों में ही है। तो हम लोगों को जब उपनिवेशवाद नहीं पता होगा तो हम फिर आंसर लिखेंगे कैसे? उसके बाद हमने बताया कि ये मूलतः एक आर्थिक संबंध है। फिर उपनिवेशवाद के हम लोग 3 चरण पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद के 3 चरण क्या होंगे? प्रथम चरण है 1757 से 1813। इस चरण को हम लोग जो नाम देते हैं उपनिवेशवाद के, उसका नाम होता है वाणिज्यिक चरण। इस चरण का नाम होगा वाणिज्यिक चरण। द्वितीय चरण जो हम पढ़ेंगे 1813 से 1857 तक पढ़ेंगे। इस चरण का नाम होगा औद्योगिक उपनिवेशवाद। और तीसरा हम पढ़ेंगे 1857 से वर्तमान तक। और वाणिज्यिक के बाद औद्योगिक, औद्योगिक के बाद हम पढ़ेंगे वित्तीय चरण। 3 चरण हमारे सामने यहां मौजूद होंगे। तो हम लोग उपनिवेशवाद के बारे में ये 3 कालखंड पढ़ेंगे। फिर हम जो तृतीय खंड पढ़ेंगे वहां हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद। कैसे भारत में राष्ट्रवाद पनपा, कैसे भारत में ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया भारत के लोगों की क्या रही, कैसे भारत ने अपना प्रतिरोध जाहिर किया और उसी प्रतिरोध के स्वर राष्ट्रवाद को जन्म देंगे। जिस प्रकार से एक धारा में राष्ट्रवाद चल रहा था उसी प्रकार से राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद एक साथ पनप रहे थे। राष्ट्रवाद का विरोधी साम्राज्यवाद उसी धारा में प्रवाह में बह रहा था। क्या है राष्ट्रवाद, क्या है साम्राज्यवाद, हम लोग जब टॉपिक में जाएंगे, टॉपिक की सारगर्भिता को हम लोग चेक करेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा इस स्लाइड में जाने के बाद कि राष्ट्रवाद की डिटेल क्या है। और चतुर्थ कालखंड में हमने कल बताया था आपको स्वतंत्रता के बाद का भारत। इसमें नेहरू का कालखंड, इंदिरा गांधी का कालखंड, कैसे बैंकों का एकीकरण होगा, कैसे हरित क्रांति आएगी। मैं आप लोगों को वर्तमान में मोदी जी तक मैं आप लोगों को 2014 तक का भारत मैं आपको दिखा दूंगा। इस प्रकार हमारे पढ़ने का एक नजरिया होगा। और हम लोगों का जो सबसे पहला विषय है वो है 18वीं सदी का इतिहास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसे हम रफ कर रहे हैं बच्चों। चलिए चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है 18वीं सदी का इतिहास। कलर में कुछ मजा नहीं आया। चलिए इसे नीचे भी कर देते हैं थोड़ा सा, और येलो ही सही रहेगा। ठीक है, 18वीं
सदी का इतिहास। 18वीं सदी के इतिहास में हम लोगों का सबसे पहला विषय क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का विघटन। देखिए 1526 में बाबर जी आ गए, पानीपत का युद्ध हो गया, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य समृद्धि की ओर चलता चला गया, पनपता चला गया। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, बेटा सलीम, जहांगीर, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और फिर उत्तर मुगल काल 1707 के बाद चलता रहा। 1707 में औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल गया था, परंतु 1707 के बाद औरंगजेब के पतन के बाद जो उत्तर मुगल काल आया, उसके जो शासक थे उन्होंने ना तो इतनी मेहनत करी, ना इतने वो योग्य प्रबल शासक थे, और ना उनके अंदर ऐसी योग्यता थी कि वो अपने शासन को और ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत कर सके। इसलिए मुगल साम्राज्य में पतन होने लगा। आपस में ही मुगल साम्राज्य में एक स्थायित्व कमजोर होने लगा, उनका खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। और इसमें सारा दोष जो ज्यादातर अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के दोष में उनके अयोग्य शासकों का रहा। अब सबसे पहले हम लोग 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का विघटन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय में हम लोगों को जो पढ़ना होगा वो क्या पढ़ना होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बताऊं कि जो क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखते हैं मेंस में, वो कैसे डेवलप होते हैं कि उपनिवेशवाद से क्वेश्चन आ गया, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, 18वीं सदी के पूर्वार्ध से 2017 में पूछा क्वेश्चन मेंस में। फिर उपनिवेशवाद से क्वेश्चन हमारे सामने देखने के लिए मिलता है, उपनिवेशवाद क्या है, आधुनिकता और उपनिवेशवाद में क्या, आधुनिकरण और उपनिवेशवाद में क्या अंतर है। तो ये इन क्वेश्चनों को करने के लिए कम से कम हमारी अप्रोच तो बदलनी ही होगी हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो उसकी कब्र पर, मुगल राज्य की कब्र पर कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों ने जन्म लिया, और ये क्षेत्रीय राज्य को हम 3 प्रकार से बांट देंगे। पहला जो कालखंड होगा या पहला जो वर्गीकरण होगा क्षेत्रीय राज्यों का, वो होगा मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित, मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित राज्य। तो मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित कौन कौन से राज्य हैं? मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित है बंगाल, नंबर 2 अवध, और सोचिए थोड़ा सा, बंगाल मुगल अधिकारियों के द्वारा है, अवध है, हैदराबाद है, और हैदराबाद के जस्ट लगा हुआ है एक कर्नाटक। उस समय कर्नाटक अलग हुआ करता था। तो ये 4 राज्य जो है ये मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित राज्यों के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि मुगल सत्ता के अंदर जो गुट होते थे, ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, उन्हीं लोगों में से कुछ वजीर, कुछ शहंशाह, कुछ प्रधानमंत्री, वो लोग निकलकर स्वतंत्र स्थापित अपने आप में ही उन अधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं ये 4 राज्य। दूसरा है जो दूसरा हम जो डिवीजन करेंगे वो हम करेंगे विद्रोह के माध्यम से। मुगलों के विद्रोह में या मुगलों के प्रति जो विद्रोह किया, उन विद्रोह के माध्यम से जो राज्य नए पनपते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है मराठा, क्योंकि ये अपने आप में स्वायत्त राज्य है लेकिन मुगलों के विरोध में, ये मुगलों के विद्रोह में पनपा है। मराठा राज्य हो गया, इधर जाट राज्य हो गया उत्तर भारत में, इधर सिख राज्य हो गया, सिख के बाद हो गया अफगान राज्य हो गया। ये मुगलों के प्रतिरोध स्वर में, इसमें एक और आ सकता है रोहिला राज्य। उसके बाद तृतीय में हो गया पहला हो गया मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित राज्य, जिसमें हम 4 राज्य पढ़ेंगे, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक। दूसरा हम पढ़ेंगे विद्रोह के माध्यम से हो गए 5, मराठा, जाट, सिख, अफगान और रोहिला। और इसके बाद तीसरा जो मुगल साम्राज्य की परिधि के बाहर थे, मुगल साम्राज्य की परिधि के बाहर। तो मुगल साम्राज्य की परिधि के बाहर कौन कौन से राज्य थे? वो थे मैसूर, कालीकट और त्रावणकोर। ये मुगल साम्राज्य की परिधि के बाहर है। तो मुगल राज्य का पतन से क्षेत्रीय राज्यपन पे, क्षेत्रीय राज्य 3 प्रकार के हैं मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित, उसमें 4 बताए हमने, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक। विद्रोह के माध्यम से मराठा, जाट, सिख, अफगान, रोहिला, ये विद्रोह के माध्यम से हैं। फिर मुगल साम्राज्य की परिधि के बाहर कौन कौन है? मैसूर, कालीकट, त्रावणकोर।
तो इस प्रकार ये मुगल राज्य के पतन पर, मुगल साम्राज्य की कब्र पर बने हुए छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बगावत करी मुगल के खिलाफ या मुगलों के अंदर ही बगावत करके नए स्थापित कर दिए। जैसे हैदराबाद में चिनकिलीज खान 1724 में, बंगाल में 1717 में मुर्शिद कुली खान बना देगा, अवध सादत खान और ये सादतुल्ला, इधर ये धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे सारे राज्यों के बारे में। तो चलिए, ये आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा मुगल राज्यों का पतन और क्षेत्रीय राज्य। उसके बाद हम लोग इसे रफ करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नजरिया देखते हैं कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध का मूल्यांकन, 18वीं सदी के पूर्वार्ध का मूल्यांकन। देखिए, 18वीं सदी के पूर्वार्ध का मूल्यांकन करने के लिए दो दृष्टिकोण हमारे सामने प्रकट होते हैं। पहला दृष्टिकोण होता है परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण, और दूसरा दृष्टिकोण होता है पूर्व आधुनिक दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण हमने बताया आपको परंपरागत। परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहेगा? परंपरागत दृष्टिकोण यह कहेगा कि मुगल साम्राज्य का राजनीतिक विघटन हो गया है, छोटे छोटे नए क्षेत्रीय राज्य पनप रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, संकट का काल चल रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विघटन हो गया है, संकट का काल उन दिनों चल रहा है। पूर्व, अब आप इसे समझिएगा कि जब हम दृष्टिकोण में बांट रहे हैं परंपरागत दृष्टिकोण में, तो परंपरागत दृष्टिकोण की क्या अप्रोच होगी? देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण की अप्रोच है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका है, संकट का काल है, और संकट के काल में हम लोग ये कहेंगे कि मुगल साम्राज्य ने अपनी समृद्धि खो दी है। छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। एक है पूर्वाधुनिक। पूर्वाधुनिक अप्रोच ये कह रही है कि नहीं, आप गलत कह रहे हो। ये कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास में जब आप प्राचीन से लेकर वर्तमान तक देखते हो तो क्षेत्रीय राज्य भी समृद्धि का द्योतक होता है। क्षेत्रीय राज्य भी, छोटे छोटे राज्य भी ज्यादा समृद्धि कर सकते हैं क्योंकि उनका एरिया कम है, उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा पनप सकती है। ये क्या कह रहे हैं परंपरागत मूल्यांकन करने वाले? ये कह रहे हैं नहीं, कि परंपरा रूप से जो छोटे राज्य हो जाते हैं तो वो संकट का काल हो जाते हैं, उनमें समृद्धि नहीं हो सकती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नहीं, इनमें क्षेत्रीय राज्यों में समृद्धि ज्यादा होगी, छोटे राज्यों में समृद्धि ज्यादा हो सकती है क्योंकि वहां संसाधनों पर लोगों का जो अधिकार है वो ज्यादा हो पाएगा। यहाँ संसाधन टूट चुके हैं, इनकी सोच और इनकी सोच में अंतर है। तो हमारे दो अप्रोच, हमारे सामने दो मूल्यांकन के दृष्टिकोण हैं इन्हें समझने के। तो थोड़ा सा इसे हटाकर हम लोग आपको बताते हैं फिर आगे की अप्रोच। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं कि जो क्वेश्चंस हम लोगों से पूछते हैं वो ये पूछते हैं, मान लीजिए कि पानीपत का युद्ध, मान लीजिए पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो हुआ 1761 में। ये मराठा और मुगल के बीच हुआ। तो सवाल ये नहीं पूछा कि मराठा और मुगल के बीच में हुआ, सवाल ये पूछा कि पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ। अब सवाल का नजरिया समझिए सोचने का। या फिर आपसे क्या करते हैं, जब आधुनिक भारत को आप देखते हैं तो हम लोग 18वीं सदी के पूर्वार्ध में अगर सवाल को देखना चाहते हैं तो उसमें सवाल क्या पूछते हैं? सबसे पहला, भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या रहा? भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या रहा? और क्या पूछा? मुगल साम्राज्य का विघटन और क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव कैसे संभव हुआ, क्या कारण रहे? मराठा क्यों मुगल का विकल्प नहीं बन सके? उस समय मराठा शक्ति जब इतनी पनप रही थी तो मराठा क्यों मुगलों का विकल्प नहीं बन सके? ये क्वेश्चन बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन क्या रहे।
इस कालखंड में। फिर हम देखते हैं क्या यह अंधकार का युग था अथवा पतन का काल था। यह सवाल आता है इससे कि क्या यह अंधकार का युग था या यह पतन का काल था। ये सवाल आते हैं, पूछते हैं एग्जामिनर। अच्छा, 18वीं सदी का जब मैं पूर्वार्ध की बात करता हूं तो 18वीं सदी का जो उत्तरार्ध है वो क्या कहता है हमसे। उत्तरार्ध के बारे में देखते हैं भाई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जा रही है। उत्तरार्ध मतलब 1750 से 1800 के बीच क्या हुआ, ब्रिटिश शासन की स्थापना। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हो रहा है, ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई है, प्लासी का युद्ध हो चुका। ब्रिटिश कंपनी कैसे एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी में तब्दील हो गई। व्यापारिक कंपनी से कैसी कंपनी बन गई, राजनीतिक कंपनी बन गई। यह सवाल पूछ सकता है मेंस के लिए। और क्या सवाल आ सकता है, किन कारणों से ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनियों से फेल हुए, यानी ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस। मैं आपको सारी अप्रोच बता रहा हूं, कौन कौन से कंसर्न हम लोगों को पढ़ने हैं टॉपिक वाइज। ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस क्या है, कैसे ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करी और फ्रांसीसियों को हराया। दूसरा हमसे क्या पूछ सकता है, भारतीय राज्य ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध क्यों असफल हो गए, यानी ब्रिटिश वर्सेस भारतीय राज्य, कि भारतीय राज्य जो है वो क्यों सफल नहीं हो पाए। धीरे धीरे करके सबसे पहले बंगाल, और बंगाल के बाद हम देखते हैं कि वही सारे क्षेत्रीय राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता का कब्जा हुआ। तो ब्रिटिश सत्ता ने क्यों भारतीय राज्यों पर सफल हो पाए, कुछ तो कारण होंगे, वो कारण जानने हैं हमें। और क्या जानना है, और हमें ये जानना है कि क्या ब्रिटिश ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता। क्या ब्रिटिश ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता, अनजाने में जीत लिया, या जानबूझकर एक सोची समझी प्रणाली थी। भारत में व्यापार करने आए थे ब्रिटिश, व्यापार करते करते उनका वर्चस्व इतना स्थापित हो गया कि उन्होंने देखा कि भारत में तो कोई राजा ध्यान ही नहीं दे रहा अपने शासन पर, और जब ध्यान ही नहीं दे रहा तो क्यों ना हम इन पर कब्जा कर लें। तो उन्होंने अपनी विचारधारा को क्या एकदम से परिवर्तित किया, या वो पहले से ही प्लानिंग करके आए थे। तो क्या भारत को उन्होंने बेखबरी के दौर में जीता, ये सवाल हमारे सामने बन सकता है। और क्या बन सकता है, क्या ब्रिटिश ने भारत के मुक्तिदाता की भूमिका निभाई। क्या ब्रिटिश ने भारत के मुक्तिदाता की भूमिका निभाई, भारत के मुक्तिदाता की भूमिका निभाई, यह सवाल हमारे सामने बन सकता है। एक सवाल आया, इसे हम रफ करके बताते हैं कि मध्य 18वीं सदी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रसित था। यह सवाल आया यूपीएससी 2017 में। मैं आपको बताऊंगा लिखने का तरीका क्या है। यह सवाल आया, मध्य 18वीं सदी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रसित था। क्या मतलब है इसका, विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित था। मध्य 18वीं सदी मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित है। तो हम लोग इसे समझेंगे कैसे लिखना होगा। फिर हम लोगों को पता होना चाहिए कि मुगलों का जो पतन हो रहा है उसके क्या कारण हमारे सामने आ रहे हैं। मुगलों के पतन के कारण में सबसे पहले व्यक्तिगत मुगल शासक अयोग्य थे, ये तो मेन कारण है, लायक ही नहीं थे वो इतने, उनकी नीतियां ऐसी थी। और क्या कारण हो सकता है मुगल शासन के पतन का, उनकी नीतियों में मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा, ये भी उनकी नीतियां चल रही थी, जो इसमें ही पतन होने लगा। और क्या कारण हो सकता है, क्षेत्रीय स्तर पर समृद्धि, ये भी एक कारण हम देख सकते हैं, ये मुगलों के पतन का है। क्षेत्रीय स्तर पर समृद्धि, देखिए क्षेत्रीय स्तर पर समृद्धि कैसे आ रही थी, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि नकदी फसलों का प्रचलन भारत में चल रहा था और भारत में कीमती धातुएं आ रही थी। ये दो चीज मैंने आपको बताई थी कि भारत में कीमती धातु अंग्रेज ला रहे थे व्यापार करने के लिए, और नकदी फसलों का प्रचलन भारत में
चल रहा था। तो जब नकदी फसलों का प्रचलन, कीमती धातु चलेंगी तो क्षेत्र स्तर पर समृद्धि आएगी, और जब क्षेत्र समृद्ध होगा तो केंद्र कमजोर होगा। क्षेत्र समृद्ध होगा, जब क्षेत्र ग्रोथ करेगा तो क्षेत्र जब इतना प्रभावशाली हो जाएगा तो केंद्र की सत्ता को चुनौती देगा। तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्र स्तर पर समृद्धि केंद्र के लिए खतरा है। यानी यहां जो विद्रोह हो रहा है वो ऊपर से नीचे नहीं हुआ, यहां विद्रोह नीचे से ऊपर की तरफ विद्रोह का प्रवाह चल रहा है। विद्रोह संकट के कारण न होकर, विद्रोह ज्यादातर आप देखते हो इतिहास में संकट के कारण होता है, लेकिन यह संकट के कारण ना होकर समृद्धि के कारण है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, संकट कारण ना होकर समृद्धि विद्रोह का कारण बना, जो मुगल साम्राज्य का पतन करवा रहा है, मुगल साम्राज्य का जो पतन करा रहा है। और उसके बाद मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जो उत्तर पश्चिम में, किसी टाइम पर मुगल साम्राज्य एक ऐसा विशाल साम्राज्य था जो उत्तर पश्चिम में, यदि मैं थोड़ा सा भारत का मैप आपको दिखाऊं, ये उत्तर पश्चिम वाली जो बेल्ट है पूरी, यहां पर काबुल, कंधार से लेकर, और मुगल सत्ता ने दक्षिण भारत तक, औरंगजेब तो दक्षिण भारत तक चला गया था। तो ये मुगल साम्राज्य का एक मैप दिखा रहा हूं आपको कि भारत पर किस हिसाब से उन्होंने कब्जा किया। मुगल साम्राज्य ने एक विशाल साम्राज्य था जो उत्तर पश्चिम में कंधार से लेकर पूरब में बंगाल तक, और दक्षिण में औरंगजेब के कारण, औरंगजेब जो था वो कहां तक गया, कृष्णा नदी तक औरंगजेब का कालखंड हम देखते हैं। तो ये मुगल साम्राज्य का एक क्षेत्र है। लेकिन आप लोग देखते हो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं सदी के पूर्वार्ध में साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया, साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया, और इसके विघटन के बाद अनेक राज्य अस्तित्व में आए, अनेक छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। इन्हें हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांटकर देखते हैं, जो हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। कुछ क्षेत्रीय राज्य मुगल अधिकारियों के बगावत करके डेवलप हो रहे हैं, कुछ क्षेत्रीय राज्य मुगल सत्ता से बाहर पनप रहे हैं, जो मुगल परिधि से बाहर थे, और कुछ क्षेत्रीय राज्य ऐसे थे जिन्होंने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया, मराठा टाइप के। मुगल साम्राज्य बहुत मजबूत था। आखिर क्या कारण रहे कि उनका पतन हो चुका, और पतन होने के बाद धीरे धीरे कब्र पर क्षेत्रीय राज्य पनपने लगे। मैं आपको बताऊं कि अकबर के समय में तो मुगल साम्राज्य ने बहुत समृद्धि की, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था थी। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, थोड़ा सा मुगल साम्राज्य के बारे में इसलिए बता रहे हैं ताकि कड़ी जुड़ जाए और हम लोग अपने आगे वाले कालखंड को क्रमबद्ध तरीके से समझ सके। तो अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी तो इतनी जबरदस्त थी कि अकबर ने सबसे पहले तो अकबर के साथ में केंद्र था, और केंद्र के बाद था प्रांत। प्रांत को उस समय बोलते थे सूबा। तो सूबे में होते थे 4 अधिकारी। इस प्रांत में जो मेन अधिकारी होते थे, एक होता था सूबेदार, जिसे हम नजीम बोलते थे, एक होता था प्रांतीय दीवान, आपको बताएं कि जो बंगाल में मुर्शिद कुली खान, बंगाल में जो मुर्शिद कुली खान आएगा, वो उसे सबसे पहले प्रारंभ में वो दीवान था बंगाल का। बंगाल का पहले वो दीवान था। 1700 से लेकर 1707 तक उसे औरंगजेब ने बंगाल का क्या बनाया था, बंगाल का दीवान बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि वो जब औरंगजेब दक्षिण के अभियान पर चला गया तो औरंगजेब को लगातार वो राजस्व भेजता रहा मुर्शिद कुली खान, और औरंगजेब इस बात से प्रभावित रहा। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुर्शिद कुली खान ने दीवान के साथ सूबेदार का पद भी अपने आप ही ग्रहण कर लिया, क्योंकि औरंगजेब चला गया। 1707 में औरंगजेब मृत्यु हो गई, मुर्शिद कुली खान ने दीवान के साथ सूबेदार या नजीम का पद भी धारण किया, और फिर 1717 में ये क्या बन गया, नवाब बन गया। इन दोनों पदों को जब मिला देते थे तो नवाब बनता था। किसी प्रांत का सूबेदार और किसी प्रांत का दीवान
जब आपस में दोनों पद एक ही आदमी को मिल जाए तो वो प्रांत का नवाब बन जाता था। और यही मुर्शिद कुली खान के साथ हुआ। मुर्शिद कुली खान प्रारंभ में दीवान था, लेकिन बाद में उसे सूबेदार का पद भी ग्रहण किया 1707 के बाद। उसके बाद वो बंगाल का नवाब बन गया। अब क्या है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सूबेदार और दीवान। सवाल ये उठता है कि सूबेदार और दीवान मुगल सल्तनत में या मुगल प्रशासन में ये दो पद क्यों बनाए जाते थे प्रांत में? ये दो पद इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि केंद्रीय प्रशासन पर मजबूती बनाए रखें। अगर प्रांत में एक ही पद होगा तो एक पद क्या करेगा, जब शक्ति मजबूत होगी तो वो केंद्र के खिलाफ बगावत करेगा। लेकिन ये दो पद क्या होंगे, जब एक ही समतुल्य पद है ये, तो ये आपस में अपनी वर्चस्व की लड़ाई में लड़ते रहेंगे और केंद्र को चुनौती नहीं दे पाएंगे। तो सूबेदार नजीम और प्रांतीय दीवान, जब ये पद मिल जाते हैं तो नवाब बन जाता है, और ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, जिससे प्रांत कमजोर और केंद्र मजबूत। इसलिए अकबर का शासन अपने आप में देख रहे हो आप, कितना बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था थी अकबर की। मुगल काल जब हम पढ़ेंगे तो उसे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बस आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि हमारी कड़ियां जुड़ती चली जाए। मुर्शिद कुली खान के बारे में मैंने आपको बताया कि 1717, थोड़ा सा समझते चलिए हाथों हाथ। जो जो चीजें बता रहा हूं ये समझिए, हर चीज फैक्चुअल भी और हर चीज कॉन्सेप्चुअल भी, सब इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल 1717 में मुर्शिद कुली खान बंगाल का क्या बन जाएगा, नवाब बन जाएगा। और 1700 से 1707 तक मुर्शिद कुली खान को दीवान बनाया जाएगा बंगाल का। उसके बाद ये नवाब बन जाएगा। फर्क ये हुआ, अच्छा एक बात और ध्यान से समझिए, ये लगातार मुर्शिद कुली खान औरंगजेब को दक्षिण अभियान पर राजस्व भेजता रहता था। जब मुगल पहले मुगल राजस्व तय करते थे, लेकिन जब ये नवाब बन गया 1717 में, तो वो अपनी इच्छा से नवाब को राजस्व भेजता रहता था। औपचारिक रूप से वो उसने इज्जत देनी जारी रखी मुर्शिद कुली खान ने। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना कि प्रारंभ में जो है मुर्शिद कुली खान एक राजस्व भेजता था, लेकिन उसके बाद में 1717 में अपनी इच्छा से राजस्व भेजता था। पहले मुगल तय करते थे। तो आप देख रहे हो कि ये अपने आप में क्षेत्रीय जो राज्य है वो पनप रहा है, क्षेत्रीय राज्य समृद्धि कर रहा है, ये अपनी इच्छा से राजस्व तय कर रहा है। ठीक, ये चीज आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल समझ में आ गई होगी। फैक्ट भी आ रहे हैं इसके अंदर पंडित एग्जाम के लिए भी और वैसे भी, हालांकि मेरा जो पूरा फोकस है वो कॉन्सेप्चुअल है। चलिए इसे हम रफ कर रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर ऐसे ही एक क्षेत्रीय राज्य पनपा, या आप ऐसे समझिए कि अच्छा बंगाल के अंदर अगर मैं थोड़ी सी और बात और आपको बताऊं तो 1717 में ये क्या बना, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बन जाता है। 1717 के बाद वो बना, 1727 में कौन बनता है इसके बाद, शुजाउद्दीन। थोड़ी सी फैक्चुअल डेटा भी है। ये बनता है 1727 से 1739 तक, मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाने के बाद तक ये बनता है। फिर 1727 में मृत्यु हो जाती है इसकी, 1727 से 39 तक शुजाउद्दीन बनेगा। और 1739 के बाद आएगा सरफराज खान। लिखते चलना, ये सरफराज खान आएगा 1739 से 1740, एक साल के लिए। रिपीट भी कर दूंगा बाद में मैं, लेकिन अभी आप इसे समझते चलिए, लिखते भी चलिए, याद भी करते चलिए। बंगाल के बारे में बता रहा हूं, क्षेत्रीय राज्य कैसे पनप रहा है। ये मुगल अधिकारियों के साथ में ही, मुगल अधिकारी के बीच में से ही किसी मुर्शिद कुली खान ने बगावत करी और अपना एक क्षेत्रीय राज्य पनपा। धीरे धीरे बंगाल एक सेंटर बन गया, ब्रिटिश के लिए भी और मुगल के लिए भी। उसके बाद सरफराज खां का जो सेनापति था, इसका ही सेनापति था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां सेनापति था, अलीवर्दी खां। 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खां बंगाल की गद्दी संभालता है। अलीवर्दी खां ने मुगलों को राजस्व देना पहली बार बंद कर दिया, ये याद रखना। सवाल पूछा जाता है, पीसीएस में पूछते हैं कि किस बंगाल शासक ने या किस क्षेत्रीय राज्य के शासक ने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, तो आप टिक करना अलीवर्दी खां। ये पहली बार इसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। तो आप देखो, जब राजस्व देना बंद कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय राज्य और ज्यादा पनप गए। मुगल अब पहले इच्छा से ले रहे थे, उसके बाद वो अपनी इच्छा से देने लगे क्षेत्रीय राज्य। उसके बाद अलीवर्दी खां के टाइम पे तो राजस्व मुगलों को देना ही बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, अलीवर्दी खां से पहले के बंगाल नवाबों ने मुगलों को लगातार राजस्व दिया, अलीवर्दी खां ने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। अब अलीवर्दी खान के बाद क्या होगा, इसकी 3 पुत्रियां थी, लड़का तो इसका कोई था नहीं। तो 3 पुत्रियां, और 3 पुत्रियों में एक पुत्री का जो लड़का था उसका नाम था
सिराजुद्दौला। ये ज्यादा पुत्रियों के नाम को याद करने की आवश्यकता नहीं है। कहां तक बेटा याद रखोगे, तो केवल इतना याद रखो कि अलीवर्दी खान के बाद उसका बेटा नहीं था बल्कि उसका नाती सिराजुद्दौला। ये वही सिराजुद्दौला है जो प्लासी के युद्ध में बंगाल का मेन नवाब होगा, जो प्लासी के युद्ध की लड़ाई लड़ेगा। किससे लड़ेगा? रॉबर्ट क्लाइव। तो सिराजुद्दौला का पीरियड आएगा, प्लासी का युद्ध होगा। इस प्रकार से एक छोटा सा एक मैंने बंगाल का ओवरव्यू दिया आप लोगों को। एक बार फिर बता दूंगा क्लास के साथ साथ बाद में, ताकि रिवीजन भी होता रहे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा अवध के बारे में जान लें। हमने बताया था मुगल अधिकारियों से या मुगल अधिकारियों में से ही कुछ राज्य पनपे। मुगल अधिकारियों ने ही कुछ अपने अलग राज्य पनपे, क्षेत्रीय राज्य बनाए, जैसे पहला बंगाल, दूसरा अवध। अवध के बारे में अगर आपको कहानी बताएं तो अवध की कहानी कुछ ऐसी है कि मुगल अमीर हुआ करते थे। मुगलों के दरबार में कुछ अमीर हुआ करते थे। उनमें एक अमीर था सादत खान। सादत खान को पहले सूबेदार बनाया गया था। सादत खान को पहले क्या बनाया गया था? सूबेदार। कब बनाया गया था? 1722 में इसे सूबेदार बनाया गया था। उसके बाद इसका जो कालखंड है वो 1739 तक है। 1739 में ये सादत खान मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले अवध का अगर कोई नवाब पूछता है तो सादत खान 1722 से 1739 तक मेरे बच्चों वो सूबेदार के पद पर था। उसके बाद मुगलों के दरबार में, मैं फिर बोल रहा हूं, ये एक अवध के अमीर हुआ करते थे। मुगल के अमीर, मुगलों के दरबार में कुछ अमीर हुआ करते थे, कुछ गुट हुआ करते थे। उन गुटों में मैं आपको अगर बताऊं तो एक गुट होता था तुरानी गुट। एक गुट हुआ करता था ईरानी गुट। एक गुट हुआ करता था हिंदुस्तानी गुट। ऐसे करके कुछ गुट हुआ करते थे मुगलों के दरबार में। तुरानी गुट से संबंधित था चिनकलीज खान। ईरानी गुट से संबंधित था जुल्फिकार खान। और इससे हिंदुस्तानी गुट से संबंधित था सैयद बंधु को हम नृप निर्माता, किंग मेकर, राजा बनाने वाला बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने कई राजा बनवाए। पढ़ेंगे इनके बारे में भी। चिनकलीज खां तुरानी गुट का था। ये 1724 में हैदराबाद की स्थापना करेगा। 4 राज्य हमने आप लोगों को बताए थे, बंगाल, अवध। ये मुगल के ही अधिकारी हुआ करते थे, जो मुगल प्रशासन से थोड़े नाखुश होकर या थोड़े सत्ता में आकर, थोड़े लालच में आकर नए क्षेत्रीय राज्य पनपवा रहे हैं। बंगाल, अवध। तीसरा बताया था हैदराबाद। चौथा बताया था कर्नाटक। तो हम लोगों ने अवध के बारे में पढ़ा। सादत खान सूबेदार 1722 से 1739। उसके बाद कुछ गुट बताए, ये थोड़ी सी जानकारी हमने तुम्हें दी। तुरानी गुट, ईरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट। तुरानी गुट में चिनकलीज खान, ईरानी गुट में जुल्फिकार खान और हिंदुस्तानी गुट में सैयद बंधु। फिर हमने आप लोगों को बताया ये हो गया उत्तर मुगल काल में। मैं आप लोगों को अगर हल्का सा प्रकाश डालूं तो उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद का कालखंड है। फिर हम पढ़ेंगे जहांगीर शाह। इसके बाद 1 साल का कालखंड इसका होगा जहांगीर शाह का, 1707 से 1712 से 1713, ये कालखंड होगा जहांगीर शाह का। याद रखना, जहांगीर शाह को जो बनाने वाले थे वो ईरानी गुट के लोग थे। और ईरानी गुट में अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कौन था ईरानी गुट में? था जुल्फिकार खान। जहांगीर शाह को बनाने वाला कौन था मेन व्यक्ति? जुल्फिकार खान, ईरानी गुट का। उसके बाद हिंदुस्तानी गुट के सैयद बंधुओं ने जहांगीर शाह तथा जुल्फिकार खान दोनों जो ईरानी गुट के थे ने मरवा डाला। जो सैयद बंधु थे
वो हिंदुस्तानी गुटके थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने चाहे जुल्फिकार हो और चाहे जहादर शाह हो, मतलब ये बनाने वाला था इसे, जहादर शाह को, इन दोनों को मरवा डाला इन दोनों को सैयद बंधुओं ने, जुल्फिकार खां को भी और जहादर शाह को भी, और फर्रुख शेर को राजा बना दिया। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये पीसीएस के लिए वनडे फैक्ट है, हर चीज बताता चलूंगा, मेंस के आंसर राइटिंग भी और वनडे एग्जाम के लिए फैक्ट भी। तो सैयद बंधुओं ने फर्रुख शेर को राजा बना दिया जुल्फिकार खान के बाद, और इसी फर्रुख शेर के काल में, फर्रुख शेर का बड़ा वफादार हुआ करता था एक आदमी, उसका नाम था चिनकलीज खान। ये वही चिनकलीज खान है जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी। फर्रुख शेर, चिनकलीज खान, इन दोनों ने मिलकर दोनों आपस में मिले। बाद में सैयद बंधु इन्हें बनाने वाले थे, किन्हें, फर्रुख शेर को राजा बनाने वाले थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, सैयद बंधुओं को कोई बात बुरी लग गई फर्रुख शेर की, या फर्रुख शेर ने इनके खिलाफ बगावत करी, या सैयद बंधु इनके एंटी गए, तो फर्रुख शेर चिनकलीज खान से मदद मांगने गया। चिनकलीज खान फर्रुख शेर का एक गुट बना। उसके बाद सैयद बंधु ने मराठाओं के साथ संधि करी और आपस में इसे फर्रुख शेर को हराया। मतलब सैयद बंधुओं ने सबसे पहले क्या किया, जहादर शाह का जो बनाने वाला जुल्फिकार खां था उसे मरवा कर अपने व्यक्ति को गद्दी पर बिठवाया, फर्रुख शेर को। फिर इन दोनों में किसी बात को लेकर कलह कलेश हो गया। उसके बाद फर्रुख शेर चिनकलीज खान के पास सहायता मांगता है, और चिनकलीज खान फर्रुख शेर दोनों को हरा रहे हैं, कौन, सैयद बंधु और उधर मराठा शक्ति से गठजोड़ हो गया था सैयद बंधुओं का। तो ये घटना है लगभग 1719 की, और इसमें सैयद बंधु जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। क्या समझे आप? फिर इसके बाद 1719 में सैयद बंधु तो मर गया। सैयद बंधु के मरने के बाद 1719 में आएगा रोशन अख्तर। इस रोशन अख्तर को ही इतिहास में रंगीला कहते हैं, और इसका नाम हमें मोहम्मद शाह भी देखने के लिए मिलता है। मोहम्मद शाह रंगीला, ये किसकी मदद से बना था मोहम्मद शाह रंगीला? ये हुआ क्या था कि सैयद बंधु, जब ये कार्यक्रम हो गया तो सैयद बंधुओं ने इसे मार दिया। उसके बाद कोई राजा बनता, तो राजा बना कौन, मोहम्मद शाह। रंगीला ने चिनकलीज खां को उपाधि दी थी। इसी मोहम्मद शाह ने चिनकलीज खां को, ये चिनकलीज खां जो है, इसे उपाधि दी थी, और वो उपाधि थी निजामुल मुल्क आसफ जहां की उपाधि। फिर बता रहा हूं, मोहम्मद शाह ने चिनकलीज खां को उपाधि दी थी, किसकी उपाधि दी थी, निजामुल मुल्क आसफ जहां की, आसफ जहां। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम के लिए। किसने उपाधि दी थी? चिनकलीज खां ने चिनकलीज खां को दी थी। किसकी उपाधि? निजामुल मुल्क आसफ जहां की। मोहम्मद शाह ने ही उपाधि दी थी। और ये वही चिनकलीज खां है जिसने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की थी। ठीक, रंगीला ने आसफ जहां को अपना वजीर बनाया था। आसफ जहां ने सुधार करना चाहा, लेकिन दूसरे गुटों ने करने नहीं दिया, तो आसफ जहां हैदराबाद जाकर 1724 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये छोटे छोटे राज्यों के उदय थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। आज की क्लास को दोस्तों यहीं रोकता हूं, फिर हम अगली क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं। इसी से रिवीजन में कंटिन्यूसली कराऊंगा, कई बार कराऊंगा। आज की क्लास का रिवीजन करना, कहीं कोई डाउट बनता है कल को फिर पूछना। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार दोस्तों।